नमस्कार। सोर्स मटेरियल के आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा स्टार की जिन्होंने न सिर्फ 4 दशकों तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया, बल्कि हाल ही में कुछ ऐसा किया जिसने लिटरली सबको चौंका कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं सिनेमाई दिग्गज थलापति विजय की। आज हम उनके सफर के उस पीक यानी सबसे ऊंचे शिखर और उस अचानक लिए गए टर्निंग पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे जिसने उनके पूरे करियर की दिशा ही बदल दी। तो चलिए सबसे पहले उस विशाल एम्पायर के स्केल को समझते हैं जो उन्होंने खड़ा किया है। 6.25 बिलियन रुपए। जी हां, ये उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ है और ये कोई रातों रात बना साम्राज्य नहीं है। जरा सोचिए, अपनी हालिया फिल्म गोट के लिए उनकी फीस 2 बिलियन रुपए यानी 200 करोड़ तक पहुंच गई थी। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस अकल्पनीय स्टारडम और भरोसे का सबूत है जो उन्होंने इतने सालों में कमाया है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो ग्लोबल सिनेमा के बिल्कुल टॉप पर बैठा है, लिटरली एक ऐसा स्टार जिसके पीछे प्रोड्यूसर्स लाइन लगाए खड़े रहते हैं, उसने अचानक परमानेंटली रिटायर होने का फैसला किया। क्यों? पब्लिक सर्विस और राजनीति में जाने के लिए। अपना सब कुछ, अपने करियर का पीक छोड़कर एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखना, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला कदम है। पर आखिर वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। भाग 1, राइज ऑफ द कमांडर। अगर हम उनके एवोल्यूशन को देखें तो ये सफर 1984 में शुरू होता है, जहां फिल्म वेट्री में वो एक चाइल्ड एक्टर के रूप में नजर आए। फिर 1992 में सिर्फ 18 साल की उम्र में नालाया थेरपू से उनका लीड रोल में डेब्यू हुआ। शुरुआत में अपने पिता की फिल्मों से कदम रखने वाला ये लड़का धीरे धीरे खुद की एक अलग पहचान बना रहा था। 2004 में आई घिल्ली ने उन्हें एक जबरदस्त मास अपील दी और अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 टीवीके के साथ उनकी राजनीति में एंट्री। ये पूरे 40 सालों का एक ऐसा ग्राफ है जिसे देखना अपने आप में एक अनुभव है। और अगर हम उस टर्निंग पॉइंट की बात करें तो वो था कबड्डी दा। 2004 के स्पोर्ट्स ड्रामा घिल्ली का ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं था, ये एक मोमेंटम शिफ्ट था। इस फिल्म ने एथलेटिक एनर्जी और इमोशनल क्लैरिटी का ऐसा परफेक्ट बैलेंस दिखाया जिसने विजय को पूरी तरह से एक मास हीरो में बदल दिया। यहीं से दर्शकों के साथ उनका वो गहरा जुड़ाव बनना शुरू हुआ जो वक्त के साथ टूट पाना नामुमकिन सा हो गया। भाग 2, द आर्ट ऑफ मास अपील। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है। अगर आप 1990s के दशक को देखें तो वो एक शांत, एम्पैथेटिक और रोमांटिक हीरो थे। कदालुकु मर्यादाए जैसे रोल्स ने उन्हें कई अवार्ड्स दिलाए। लेकिन 2010 और 2020 के दशक तक आते आते उन्होंने गियर चेंज किया। तो पक्की और लियो जैसी फिल्मों में हमने उनका एक बिल्कुल अलग, डिसिप्लिन्ड और मोरली ग्रे एक्शन हीरो वाला अवतार देखा। और कमाल की बात यह है कि दर्शकों ने उनके इन दोनों ही रूपों को सिर आंखों पर बिठाया। और इसी सफर में उन्हें मिला वो नाम जो आज उनकी पहचान है, थलापति, जिसका मतलब होता है कमांडर। ये कोई पीआर स्टंट नहीं था, ये वो टाइटल था जो फैंस ने उन्हें दिया, उनकी लीडरशिप और उस विशाल फॉलोइंग को देखकर। दिलचस्प बात यह है कि ये नाम उनके किरदारों पर भी बिल्कुल सटीक बैठता था। कत्थी में किसानों की आवाज बनना हो या मर्सल में मेडिकल सिस्टम के करप्शन को उजागर करना, वो सिर्फ एंटरटेन नहीं कर रहे थे, वो समाज के मुद्दे उठा रहे थे। शायद उनके रियल लाइफ लीडर बनने की नींव इन्हीं फिल्मों से मजबूत हो रही थी। भाग 3, अ बॉक्स ऑफिस जगरनॉट। और अगर आपको उनकी पॉपुलैरिटी का असली अंदाजा लगाना है तो जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। लियो 615 करोड़, जीओएटी 460 करोड़, बिगिल 300 करोड़ के पार। ये सिर्फ कोई रीजनल हिट्स नहीं हैं, ये प्रॉपर इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर्स हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कमर्शियली वो कितने बड़े पावर हाउस हैं। एक ऐसे स्टार जिनकी बॉक्स ऑफिस पर पकड़ इतनी मजबूत रही है कि वो बिना शक भारत के सबसे बैंकेबल स्टार्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। भाग 4, कंट्रोवर्सीज और ड्रामा। लेकिन देखिए, जहां इतनी बड़ी सफलता होती है वहां विवाद भी साथ आते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक उनका जीवन कैमरे के पीछे काफी चुनौतियों भरा रहा है। उन्हें इनकम टैक्स रेट्स का सामना करना पड़ा, जहां 1.5 करोड़ रुपए की पेनाल्टी को लेकर काफी विवाद भी हुआ। बीस्ट और जननायकन जैसी फिल्मों में उनके किरदारों के चित्रण पर कुछ धार्मिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई, यहां तक कि फतवे भी जारी किए गए। इसके अलावा स्क्रीन पर स्मोकिंग और ड्रग्स दिखाने को लेकर भी आलोचना हुई। और व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो 2025 और 2026 में उनकी पत्नी संगीता द्वारा तलाक फाइल किए जाने की खबरें भी मीडिया में छाई रही। ये सारी बातें दिखाती हैं कि इतने बड़े स्टारडम का प्रेशर असल में कितना भारी होता है। भाग 5, द फाइनल फ्रेम। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है।
आपको 2007 की फिल्म पोकीरी का वो आइकॉनिक डायलॉग याद है? एक बार जब मैं कोई फैसला कर लेता हूं तो मैं अपनी बात भी नहीं सुनता। आज अगर आप देखें तो ये सिनेमाई डायलॉग उनके असल जीवन के फैसले को बिल्कुल परफेक्टली मिरर कर रहा है। सिनेमा को हमेशा के लिए छोड़कर पब्लिक सर्विस में जाने का उनका ये फैसला कितना दृढ़ है, ये इस बात से साफ झलकता है कि वो अपने डिसीजन पर पूरी तरह से अडिग हैं। हालांकि ये नया राजनीतिक सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। फरवरी 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम या टीवी के बनाई, लेकिन जब बात ग्राउंड रियलिटी की आती है तो चीजें बहुत जटिल हो जाती हैं। 2025 की करूर रैली में हुई दुखद भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई, जिसने ये बता दिया कि इतनी विशाल भीड़ को लीड करना कितनी बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी है। और इसी उथल-पुथल के बीच उनकी घोषित आखिरी फिल्म जननायकन में न सिर्फ देरी हुई, बल्कि उसके ऑनलाइन लीक होने से ये पूरा ट्रांजिशन और भी ज्यादा क्योटिक हो गया। और फिर आस है उनकी आखिरी फिल्म जननायकन का ये डायलॉग, अगर आपकी सत्ता लोगों की रक्षा नहीं कर सकती तो वो कुछ भी नहीं है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट की लाइन नहीं लगती, ये उनके नए करियर के एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की तरह साउंड करती है। सिनेमाई पर्दे से पब्लिक सर्विस तक के इस बड़े बदलाव को इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या होता है जब सिल्वर स्क्रीन का मसीहा असल दुनिया का लीडर बन जाता है? जब रील और रियल लाइफ के बीच की लाइन धुंधली पड़ जाती है? एक ऐसा इंसान जिसने फिक्शन के एक पूरे साम्राज्य को पीछे छोड़ दिया हो, सिर्फ असल दुनिया की भारी भरकम जिम्मेदारियां उठाने के लिए, उसका यह नया सफर उसे कहां ले जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि यह बदलाव इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना? इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।